द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, हम आज शेयर बाजार के बारे में एक बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे और आने वाले समय के यानी निकट भविष्य से नजदीक कल बहुत जल्दी में बहुत नियर फ्यूचर से शुरू होकर और जो लंबी चाल के घोड़े होंगे उन शेयरों के ऊपर, उन सेक्टर्स पे चर्चा करेंगे, उसके कारण बताएंगे और शेयर बाजार की जो बैकग्राउंड है उसमें क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके एक एक्सपीरियंस आपको मालूम पड़ सके किस कारण से ऐसा हुआ और अब जो होगा वो किस कारण से होगा, इन सेक्टर्स में किस कारण से होगा। इस बात पे हम एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप समय के बारे में चिंता मत करें। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मेरा एक ऐप है जिसका लिंक मेरे हर वीडियो के नीचे मिलेगा। ऐप है, उस ऐप में मैं प्योरली हाई लेवल एजुकेशनल लेक्चर देता हूँ। मेरे लेक्चर्स मिलेंगे आपको उसमें। केवल मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ की मेंबरशिप है। 2, 4, 5 महीने आप जितना चाहें लगाते रहें। हर महीने लगाना है वो, और कोई जरूरी नहीं आप 1 महीने लगा दें, बस खाली 99 में देख लें। आपको मतलब अगर पसंद है तो आप देखिए, आगे बढ़ना मत देखिए। तो ये मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूँ, आई एम सिंपली इन्फॉर्मिंग यू। मेरा पैसे से कोई संबंध नहीं है। 99 रुपीज इज नॉट ए मटेरियल अमाउंट। हजारों लाखों रुपए ले रहे हो रहे, मेरा ऐसा कुछ नहीं। और ये जो 99 रुपीज मैं नहीं लेता हूँ, ये भी गूगल वाले लेते हैं। और जो वीडियो की लुक आफ्टर करते हैं, लोडिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, वो लोग लेते हैं। मेरा कोई संबंध नहीं पैसे से। आई एम सिंपली मेंट टू एजुकेट द पेड इन्वेस्टर। तो अब चलते हैं दोस्तों। सन 1982 में 1982 में मैंने शेयर बाजार में एंट्री ली। मीनिंग बाई माई एक्सपीरियंस इन द शेयर मार्केट इज ऑफ 43 ईयर्स। और उसमें मैंने रात और दिन एक किया। हालांकि मैंने कोई राकेश झुंझुनवाला या विजय केडिया जितना पैसा नहीं कमाया, बिकॉज आई वॉज नॉट इन बॉम्बे, आई वॉज इन जयपुर एंड आई वॉज ऑल्सो इन गवर्नमेंट सर्विस। तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था। कई बार तो ऐसी परिस्थिति आती थी कि हम खरीद नहीं आ पाते नौकरी के कारण। But in spite of that, I continued my studies and efforts in the market. पढ़ना, लिखना, दफ्तर में अखबार ले जाना। उस समय इंटरनेट वगैरह तो थे नहीं, तो वहाँ ले जाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। तो मैं आपको इतिहास ही बताता हूँ। 85 से 1982 से 85 तक मार्केट धीरे धीरे चला और उस समय रिलायंस का जलवा था, मतलब जबरदस्त जलवा था। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज, हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, ये भी चल रहे थे धीरे धीरे। L&T भी चलना शुरू हो गया था। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बाजार को एक बहुत बड़ा झटका दिया। खराब बजट लाए राजीव गांधी को टॉपर डाउन करने के लिए। और 1985 में 10 अगस्त सन 1986 को बाजार पंक्चर हो गया, बर्स्ट हो गया मार्केट। और ये मंदी चली मार्च 1988 तक। उसके बाद फिर नारायण दत्त तिवारी वगैरह को जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया राजीव गांधी ने, तो उन्होंने थोड़ा सा उनके द्वारा जो गड़बड़ियां पैदा करती थी स्टॉक मार्केट में, इकोनॉमी में, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, ही वाज ए मेंटल केस और उसकी नीयत खराब थी। वो राजीव गांधी को टॉपल करके खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और उसमें उन्होंने सफलता हासिल भी की बोफोर स्टॉक के नाम से। वो सही था गलत था मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उस आदमी की नियत में खोट था। राजीव गांधी को टॉपल डाउन करके खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, इसलिए उन्होंने ऐसी गंदी नीतियां लाए वो। फिर उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया तो वहां बोफोर स्टॉक का मामला खड़ा कर दिया। तो खैर एनी हाउ, हम कोई पॉलिटिकल इसका फल में नहीं जाना चाहते। हम तो खाली शेयर बाजार पे चर्चा करेंगे। फिर 88 तक, फिर 88 से 92 तक हर्षद मेहता का पीरियड था। बाजार बहुत जोर से चला और जो गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी ने जो कुछ पॉलिसी लाए थे उसकी वजह से शेयर मार्केट चला। फिर 1992 में हर्षद मेहता का कांड उजागर हुआ और WTO एग्रीमेंट पर नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। WTO का एग्रीमेंट हुआ। इस कारण एक भारत की जो औद्योगिक नीति थी और जो बिजनेस पॉलिसी थी उसमें डे एंड नाइट का चेंज आ गया। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था क्रश हो गया। बैंक वगैरह तो प्राइवेट बैंक थे नहीं, सरकारी बैंक में सारे लिस्ट नहीं हुए थे, 2-4 हुए थे। SBI वगैरह ये भी 90 के बाद हुए हैं लिस्ट। मतलब SBI था, IFCI था, ICI था, 90 में हुआ। कोई मतलब गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे वर नॉट लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज।
private banks were not that time. IT companies were not there. टाटा मोटर थी, अशोका लीलैंड थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा था, इस तरह की कंपनियां एसीसी थी सीमेंट के अंदर। ये अंबुजा और ये ग्रासिम और ये भी फॉर्म में नहीं आ पाई थी। थोड़े छोटे छोटे प्लांट थे इनके। तो खैर एनीवे, तो ये सब बैठ गया। सेंचुरी का शेयर 800 रुपए से गिर के 21 रुपये मात्र आ गया और ग्रासिम का शेयर गिरा। टाटा बिरला की कंपनियां थी, सीमेंट, कागज, टेक्सटाइल, स्टील, ये थे सब, ये मिट्टी हो गया सब। फिर आईटी के शेयर लिस्ट हो गए थे इतने में 90s के बाद में। 92-3 से इन्फोसिस आया, फिर सत्यम कंप्यूटर आया 93-4 में, फिर और एक आध 2-4 कंपनी आई, मतलब तो लिस्ट हुए। उन्होंने बाजार में, अमेरिका के बाजार में पकड़ कर ली। पकड़ का परिणाम ये हुआ कि 1998 आते आते तो जबरदस्त बूम आई, मतलब और इतनी तगड़ी बूम आई कि इन्फोसिस का शेयर 15,000 रुपये हुआ, 10 फेस वैल्यू शेयर। और विप्रो का शेयर 8,000 रुपये हुआ, सत्यम कंप्यूटर का शेयर 7,000 रुपये हुआ। और जितने भी शेयर थे फर्जी भी चल दिए उसमें, कई जो माल ले गए, लोगों से उतार ले गए। वो बूम 2 साल बाद ठंडी पड़ गई और इन्फोसिस जैसी कंपनी को भी 1 साल तो घाटा हुआ। फिर इन कंपनियों ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और सन 2000 से लेके 2003 तक, यानी 98 से 2000 तक आईटी बूम रहा। और 2000 से 2003 तक बहुत डल मार्केट कंडीशंस थी, बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज नॉट रिवाइव। इस तरह फिर अटल बिहारी गवर्नमेंट ने आकर के और इन सब का रिवाइवल किया। तो जो प्रयास किए सन 98-99 से लग गए थे अटल जी तो करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, कमोडिटी बूम आया, इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई कुछ पर, तो वो प्रोटेक्शन मिल गया था, लेकिन उसका असर आने में समय लगता है क्योंकि इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। थोड़ा रिवाइवल हुआ, कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उठी तो वो थोड़ा उठ गया था। वो सन 2004 में बड़ा जबरदस्त असर आया, लेकिन अटल जी की सरकार चली गई थी, लेकिन वो 7 तक चला। वो जो असर जो था अच्छे कामों का, वो 7 तक रहा। 7 में अमेरिका के अंदर सब प्राइम संकट के कारण मंदी आई, भयंकर। इंडिया में भी आई। एफआई ने माल बेच दिया इंडिया का, और केवल 70-80 हजार करोड़ का माल बेचा था एफआई ने। उसके अंदर ही बाजार बैठ गया इंडिया में, और 14 महीने तक वो घोर मंदी चली, बुरी निराशा की हालत थी। लेकिन वो मार्च 2009 से सुधरना शुरू हो गया। वो फिर थोड़ा सा सुधार आया, सन 2010 तक आया, लेकिन वो तेजी को ज्यादा सस्टेन न कर सकी। बहुत बड़ी तेजी भी नहीं आई थी। जो सन 2007 के भाव थे बहुत सी कंपनियों के, तो वो भाव भी नहीं आ पाए थे सन 2000 तक। फिर कुछ स्कैम उजागर हुई यूपीए 2 के कार्यकाल में, पॉलिसी पैरालिसिस आया। इन सब कारणों से बाजार बैठ गए और बाजार हैंगिंग फायर रहे, गिरते पड़ते रटकते रहे। अच्छी अच्छी कंपनियां बैठती चली गई। फिर मोदी सरकार का, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया बीजेपी ने, उसके बाद बाजार ने थोड़ी सी आशा की किरण जगी थी, बाजार का उठना शुरू हुआ। लेकिन यूपीए 2 के कार्यकाल में पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, स्कैम, इनके कारण इतना नुकसान हो गया था कि इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स को, कि मतलब कुछ बचा ही नहीं था। ये हालत, सारे प्रोजेक्ट हो गए, सारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डूब गया, मेटल डूब गया, और आपके पावर सेक्टर की चटनी हो गई थी, मतलब पावर ग्रिड फेल हो रहे थे। तो मोदी जी ने धीरे धीरे आके उनको संभाला। कोयले के घोटाले हुए, फिर कोल माइन सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी जितनी भी अलॉटेड थी। मोदी सरकार ने दोबारा से ऑक्शन के जरिए कोल माइन्स अलॉट की। पावर सेक्टर के बारे में वो पॉलिसी लेके आए और उसके कारण पावर सेक्टर में सुधार आया। इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी कंपनियों के जितने प्रोजेक्ट उलझे हुए थे उनको नितिन गडकरी साहब ने सुलझाया। तो ये सुलझते स्थिति फिर जो सन 18-19 आ गए, इतने में कोरोना तक की दस्तक आ गई सन 20 में। लेकिन चूंकि मार्केट जो इकोनॉमी में बड़े भारी इंप्रूवमेंट आ गए थे, और कोरोना काल के दौरान ही मोदी जी ने मेक इन इंडिया तो पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था और एक पीएलआई स्कीम लेके आए थे मोदी। उस पीएलआई स्कीम के कारण आशा बढ़ी, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ और रियायतें दी इंडस्ट्री को, प्रोजेक्ट लाए, क्लियरेंसेज मिली। तो धीरे धीरे गर्मी खाके कोरोना काल में ही
जब 1 टन सीमेंट, 1 कट्टा सीमेंट नहीं बिकता था, 1 टन स्टील नहीं बिकता था, उस समय सब कुछ बंद पड़ा था। वहीं बाजार ने कोरोना के कारण एक बार तो गिरा बाजार, लेकिन इतनी जबरदस्त तेजी खाना शुरू किया कि वो तेजी मैं कुल मिला के कहूंगा आज तक का है। सन 22 में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई थी, बाजार सुधर गया, बिकॉज देयर वाज ए अंडर करंट इन द इकोनॉमी। और फिर अभी 6 महीने के लिए अभी गिरावट आई, सितंबर से लेके मार्च तक, तो भी मार्केट में इतनी कोई बात नहीं थी। गवर्नमेंट ने बाजार को संभाल लिया, बिकॉज देयर वाज नो पॉलिसी पैरालिसिस। आरबीआई ने मदद की, गवर्नमेंट की, दुनिया भर की लिक्विडिटी डाली है, गवर्नमेंट ने दुनिया भर की मदद की है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। जीडीपी 7.25% आई है मार्च क्वार्टर की, और आरबीआई ने करीब करीब जो अक्टूबर नवंबर में ये पूरा कर देंगे, सीआरआर की जो रिबेट है, सीआरआर को जो रिलैक्स किया है 1% वो पूरा कर देंगे। उसको मिला करके मार्केट में करीब 6-7 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आरबीआई के द्वारा क्रिएट हो जाएगी। उसका भी असर आ रहा है और आएगा। उसी का परिणाम है कि मार्केट तेज होता चला जा रहा है। रहा सवाल एफआईज की सेलिंग का, एफआईज की जो सेलिंग है वो कितनी भी होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफआई बड़ी तरकीब से काम करते हैं, ये बाजार को दबाए रखना चाहते हैं ताकि जो माल इन्होंने बेचा है, 9 लाख करोड़ रुपीस का माल जो सन 2020 से 25 के बीच बेचा, उसको धीरे धीरे खरीद पड़े। दे आर नॉट हैविंग ए फेयर इंटेंशन टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट एंड इंडियन इन्वेस्टर। ये खाली एक छलावे के जरिए, एक छलावे का रवैया अख्तियार करके भारतीय बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। नहीं, लेकिन खैर जो भी होगा, इंडियन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर एंड इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडियन म्यूचुअल फंड्स आर फुल्ली कैपेबल टू फाइट विद सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस। तो मैं आपसे बता रहा हूं, सन 2020 से 25 के बीच में 12.30% का सीएजीआर आया एनएफटी के अंदर, और निफ्टी पहुंच गया 25,400 आज का फिगर। और ये आने वाले समय में अगले 3-4 साल के अंदर, क्योंकि अब सीएजीआर की रफ्तार बढ़ेगी, कारण क्या, अब लार्ज कैप में अभी तक इतनी ग्रोथ नहीं आई थी लार्ज कैप कंपनी में, अब ग्रोथ आएगी, बिकॉज द गवर्नमेंट पॉलिसी, लिक्विडिटी का ज्यादा इफेक्ट अब आएगा, आना शुरू हो गया है। जीडीपी 7% आया है, सीमेंट की सेल बढ़ी हुई है, ऑटोमोबाइल सेल बढ़ी हुई है, स्टील की सेल बढ़ी हुई है। दीज आर द मेजर फैक्टर विच इंडिकेट्स दैट इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी इज इन ए फाइन फॉर्म। तो ऐसी सूरत में ये जो निफ्टी है, ये अगले सन 2028 या 29 के एंड तक 50,000 का मार्क पार कर जाएगा, ये निश्चित है। और ये जो सीएजीआर 12.30% आया, ये सीएजीआर 14 या 14.5% आएगा, ये भी मैं आपको निश्चित रूप से, क्योंकि बाजार के ऊपर जितने राहु केतु थे, शनि और मंगल की दशाएं थी, वो सब विदा हो गई। अब तो बुध की, बृहस्पति की दशाएं, सूर्य की दशाएं, चंद्रमा की दशाएं, ये हैं। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं दोस्तों, लेकिन जैसा सुनता हूं बता दिया है। देखिए, जो ईरान इराक की वार खत्म हो गई, यूक्रेन की वार भी करीब करीब ठंडी पड़ रही है, कभी कभी करंट आता है, कोई खास बात नहीं, मार्केट हैबिचुअल हो चुका है। हमास और इजराइल की वार भी ठंडी पड़ चुकी है, हिमास करीब करीब खत्म हो चुका है। और जो ट्रंप साहब ने आके किया, आने के बाद में 20 जनवरी को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की जो शपथ ग्रहण की थी, वो भी मामला, उसका असर भी करीब करीब खत्म हो रहा है। 9 जुलाई 90 डेज का खत्मे का दिन है, देखो क्या होता है, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। और अमेरिका के मार्केट का जहां से टूटना शुरू हुआ था, वहीं आ गए वापस, वहां खड़े हो गए, उन्होंने वो लेवल अटेंड कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। मैं तो ग्रोथ, लिक्विडिटी बढ़िया है, मानसून बढ़िया है, गवर्नमेंट पॉलिसी बढ़िया है, टैक्सेशन पॉलिसी बढ़िया है, टैक्सेशन वायोलेंसी अच्छी है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब गवर्नमेंट दुनिया भर के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रही है, डिफेंस में कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चलेंगे, सेक्टर चलेंगे। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है पावर सेक्टर, और इससे रिलेटेड जो कैपिटल गुड सेक्टर है वो दौड़ेगा, दौड़ रहा है और दौड़ेगा, एंड इट विल कंटिन्यू टू रन, क्योंकि इसमें 30 से 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है सन 2030 तक। उससे आगे की देखी जाएगी, अभी तक हम 2030 की बात
ऐसा नहीं 2030 के बाद पावर सेक्टर बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। इतना इन्वेस्टमेंट हो चुकेगा कि उसके रिजल्ट तो आने वाले सालों में आएंगे और फर्दर इन्वेस्टमेंट चालू रहेगा। तो इसमें भी जो सोलर पावर के पैनल्स बनाती हैं, विंड पावर के लिए टरबाइन्स बनाती हैं, वो कंपनियां सबसे सुप्रीम विनर रहेंगी। दूसरी बात है कि ग्रीन एनर्जी में सोलर पावर बनाने वाली कंपनियां सबसे विनर रहेंगी। टाटा पावर, अडानी ग्रीन, और पावर को ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी जैसे अडानी पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड तो पीएसयू है, चलो 10,000 करोड़ की इक्विटी है, बड़ी कंपनी है। लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, बारी एनर्जी, टाटा पावर, अडानी ग्रीन, अडानी सॉल्यूशन, ये इस तरह की कंपनियां बहुत दमदार है। ये देखिए, शेयर बाजार में कोई भी चीज श्योर नहीं होती है। शेयर बाजार संभावनाओं पर आधारित होता है। जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज है उनके आधार पर कैलकुलेशंस किए जाते हैं। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आई वुड लाइक टू से भाई दोस्तों कि आप जो भी नंबर 2 डिफेंस सेक्टर रहेगा, बिकॉज द गवर्नमेंट इज फेवरिंग, गवर्नमेंट फोकस सेक्टर्स की बात करता हूँ। सेक्टर वो बढ़ेंगे जिन पर गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट जिनको रियायतें दे रही है, प्रायोरिटी दे रही है। डिफेंस, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी इसलिए बढ़ेगा, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ेगा, उसके कारण पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, उसके कारण बाजार में एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। डिस्क्रिशनरीज, ऑटोमोबाइल एंड टीवी, फ्रिज, व्हाइट गुड्स, इन दोनों की डिमांड बढ़ेगी, बनी रहेगी। कारें बिकेंगी खूब तबीयत से, स्कूटर बिकेंगे, फ्रिज बिकेंगे, टीवी बिकेंगे, वॉशिंग मशीन बिकेंगी, ये सब सामान बिकेंगे। और टेक्सटाइल में भी रेमंड जैसी कंपनी, गारमेंट की जो कंपनियां, खासतौर जो गारमेंट बना रही है, दे विल ऑल्सो नॉट लैग बिहाइंड। तो इस तरह से ये जो सेक्टर है दौड़ेंगे, और इकोनॉमी में अब कोई लकुना नहीं है। कोई छोटा मोटा आएगा तो देखा जाएगा, कोई खास बात नहीं है, बड़े बड़े मामले ही दूर हो गए, अब कोई खास बात देखा जाएगा। ठीक, तो थैंक यू बहुत दोस्तों, आज चर्चा इतनी रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें।